नमस्कार दोस्तों, उड़ान एस एकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज खान आप सभी का स्वागत करता हूं। उड़ान एस एकेडमी द्वारा चलाए जा रहे इस एमसीक्यू श्रृंखला में मैं इंडियन ज्योग्राफी के आज दूसरे वीडियो को लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि उड़ान एस एकेडमी ने ये देखते हुए कि 3 महीने ही बचा हुआ है एग्जाम को लेकर, तो एक क्रैश कोर्स जैसा या फिर ये कहा जाए कि उन लोगों के लिए जो इन्होंने अभी तैयारी करना शुरू ही नहीं किया है, उन्होंने उनके लिए छत्तीसगढ़ और जीएस के मैक्सिमम सेक्शंस कवर करने के लिए उड़ान एस एकेडमी के इम्पोर्टेंट फैकल्टीज द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट विषयों को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपके कम समय में अधिकतम सिलेबस को क्या किया जा सके, कवर किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि गणित और रीजनिंग जैसा एक बहुत बड़ा सेक्शन रवि सर द्वारा 65 से 70 प्रश्न की तैयारी करवाई जाएगी। वहीं पर छत्तीसगढ़ ऋषि सर द्वारा 50 प्रश्नों की तैयारी की जाएगी और साथ ही संविधान और इतिहास के 10-10 प्रश्नों के लिए चेतन सर और प्रदीप सर द्वारा तैयारी करवाई जाएगी और सुधीर सर जो है वो समसामयिकी सेक्शंस के 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें जीएस का 80% सेक्शंस कवर हो जा रहा है और सीसेट का 65 से 70% कवर हो जा रहा है। तो नए विद्यार्थियों के लिए जो अभी भी कुछ भी तैयार नहीं किए हैं, वो भी इस बार एक अच्छी तैयारी के साथ एग्जाम दे सकते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करके। तो आपने अगर इसके अलावा अगर आपने पहले तैयारी कर ली है तो एक क्रैश कोर्स के रूप में भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीने में आपका एक अच्छा खासा सेक्शंस कवर हो जाएगा। और इसके अलावा ये बैच 3 नवंबर यानी आज से ही स्टार्ट हो रही है। समय 7:30 से 10:30 है। पहली क्लास हो चुकी है और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स देखने को मिला है। बहुत अच्छा ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिला है। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर उड़ान एस एकेडमी के मेन ब्रांच या सिटी प्लाजा ब्रांच में आकर संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए बिना विलंब किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा होगा इंडियन ज्योग्राफी का। ये पहला प्रश्न कहता है कि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में शीतकाल में बहुत अधिक हिमपात होता है। हिमपात का मतलब होता है स्नोफॉल। हिमपात का मतलब होता है स्नोफॉल यानी कि बर्फ का गिरना। यहाँ पे बर्फ के ओलावृष्टि की बात नहीं हो रही है। स्नोफॉल यानी कि वो हल्की वाली बर्फ जो होती है वो गिरना। ठीक है, अब शीतकाल में यानी ठंडी के मौसम में वो भी कुल्लू की घाटी में हिमाचल प्रदेश में स्नोफॉलिंग होती है। सब लोग एंजॉय करने के लिए जाते भी हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि शीतकाल में कुल्लू घाटी में यानी कि बेसिकली हिमालय वाले क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की आर्द्रताधारी पवन आती है। तो आपको मैं बता दूं कि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा जो होती है वो शीत ऋतु में होती है, भूमध्य सागर पे होती है, सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण होती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर दक्षिण की ओर खिसकने की वजह से होती है। और हिमालय की बात करें तो ये हिमालय में स्नोफॉल करवाती है, मध्यवर्ती मैदान में पंजाब से लेकर बिहार तक रिमझिम बारिश करवाती है और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा करवाती है जिसे मावट कहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पर अगर ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन कहता है दोनों कथन सत्य हैं और इसमें भी सत्य है, लेकिन इसमें कथन 2 जो है वो कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है और इस दूसरे स्टेटमेंट में कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और इसके अलावा तीसरा ऑप्शन कहता है कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य, और ये पहला असत्य और दूसरा सत्य। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन को ध्यान में देखें तो आप पाएंगे कि जो पहला ऑप्शन है कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं और कथन 2 जो है वो 1 का सही स्पष्टीकरण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली। तरुण यानी कि युवा, दुर्बल मतलब कमजोर और लचीली मतलब फ्लेक्सिबल है। ठीक है, फ्लेक्सिबल इस वजह से ताकि वो अपनी संरचना बदल रही है, लगातार फोल्डिंग होने की प्रोसेस चल रही है इसलिए वो लचीली। दुर्बल मतलब कमजोर है इसलिए फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होना एक अलग बात है, दुर्बल यानी कमजोर। कमजोर इसलिए ताकि जो ठोस चट्टानें होती है यानी कि आग्नेय चट्टानें वो ठोस होती है और जो अवसादी चट्टानें होती है वो परतदार होती है, वो अपेक्षाकृत कैसी होती है, दुर्बल होती है, कमजोर होती है। और चूंकि हिमालय पर्वत का निर्माण वर्तमान से 7 करोड़ वर्ष पहले हुआ है इसलिए यह एक युवा वलित पर्वतों में आती है, यानी ये यंग पर्वत है, युवा पर्वत है। तरुण का मतलब ही होता है युवा। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में भी बहिर्जनित और अंतर्जनित बलों की अंतरक्रियाओं से प्रभावित है। बहिर्जनित मतलब एक्सटर्नल फोर्स और अंतर्जनित मतलब इंटरनल फोर्स, दोनों की क्रियाएं हो रही है हिमालय पर्वत श्रृंखला में। बता दूं आपको कि प्लेटों का खिसकना, याद रखें प्लेटों का खिसकना पृथ्वी के इंटरनल फोर्स की वजह से होता है, जहां पर पृथ्वी के अंदर की संवहनी तरंगे
यानी कि मैग्मा प्लेटों क्या कर रही है, खिसका रही है, और वही है पृथ्वी का इंटरनल फोर्स जिसकी वजह से प्लेटें क्या हो रही, खिसक रही है। और वर्तमान में भी प्लेटें खिसक रही है। हर 200 वर्षों में बताया जाता है कि 2 इंच हमारी इंडियन प्लेट क्या हो रही है, आगे की ओर खिसक रही है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, भूकंप। वो भी कौन से क्षेत्र में, विवर्तनिकी क्षेत्र में, यानी दो प्लेटों के बीच वाले विवर्तनिकी क्षेत्र में अक्सर भूकंप देखने को मिलेंगे हर 200 वर्षों में। किस वजह से, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सॉरी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से। और यहां पर अगर एक्सटर्नल फोर्स की बात करूं तो एक्सटर्नल फोर्स में पृथ्वी के बाहर अपर्दन और अपक्षय की प्रक्रियाओं की बात करें तो चूंकि हिमालय एक नवीन युवा वलित पर्वत है, युवा होने की वजह से उसमें मैक्सिमम क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। तो हिमालय में अपर्दन की प्रक्रिया अच्छे से हो रही है, ज्यादा हो रही है। और अक्षय की प्रक्रिया, चूंकि अक्षय की बात करें तो अक्षय तो कम ही कहिएगा, क्योंकि अक्षय किसके द्वारा होता है, सूर्य के द्वारा होता है, इसलिए अक्षय की प्रक्रिया को छोड़ दीजिए। अपर्दन की प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर अपर्दन की प्रक्रिया भी चल रही है और इंटरनल फोर्स में विवर्तनी की क्रियाएं भी हो रही है। तो वर्तमान समय में भी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से यहाँ पर अंतर क्रियाएं हो रही है। क्लियर? चलिए, तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट आपका सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भूगोल बहुत आसान सा विषय है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको ये बहुत आसान या बहुत अच्छा स्कोर दिलवा सकता है, बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकता है। ठीक है, चाहे वो प्री में हो या फिर मेंस में हो। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। देखिए, कश्मीर हिमालय, जिसे पंजाब हिमालय कहते हैं, ठीक है, जिसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। अब देखिए, कश्मीर हिमालय की बात करें तो इसका विस्तार जो है वो सिंधु से लेकर सतलज तक होता है। ठीक है, सिंधु से लेकर सतलज के बीच के हिमालय को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब इनके पहले नंबर पे देखा जाए काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। पीर पंजाल मिड हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। अब यहां पर देखिए ये की बात ये की जाती है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर यानी ट्रांस हिमालय, इसके अलावा ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय की जो पर्वतें हैं जो जम्मू कश्मीर में है मुख्य रूप से और हिमाचल प्रदेश में, वो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि चारों के चारों आपके किस में आ जा रहे हैं, कश्मीर हिमालय में आ जा रहे हैं, क्योंकि सब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो उपयुक्त सभी मतलब चारों के चारों आपकी किस में आते हैं, कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। कश्मीर हिमालय बोल के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जनरली हम हिमालय के ऊर्ध्वाधर विभाजन में, यानी हिमालय के वर्टिकल क्लासिफिकेशन में हम 4 भागों की बात करते हैं। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय की। ठीक है, तो पंजाब हिमालय हम जानते हैं, हम पंजाब हिमालय जानते हैं, कुमायूं जानते हैं, नेपाल जानते हैं, असम जानते हैं, लेकिन कश्मीर हिमालय नहीं जानते। तो लोगों को लगता है कश्मीर हिमालय सिर्फ जम्मू कश्मीर में होगा। ठीक है, तो अगर जम्मू कश्मीर में भी लगता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब के सब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देखो। काराकोरम लद्दाख जो है वो आपके लद्दाख वाले सेक्शन में पड़ता है, तो शायद आपको ये पहला और दूसरा आपको ना लगे, तीसरा और चौथा आपको लग सकता है। ठीक है, जास्कर के मैक्सिमम सेक्शंस लद्दाख पर्वत श्रृंखला में है, तो आपको ठीक है, तो ये कंफ्यूजन वाला सेक्शन नहीं है। अगर आप कश्मीर हिमालय पढ़ेंगे, पंजाब हिमालय पढ़ेंगे, तो जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में जो जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं सब कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए, तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, थालघाट दर्रा महाराष्ट्र। ठीक है, तो थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में, साथ में भोरघाट दर्रा भी महाराष्ट्र में। केरल बोल के गलत हो गया। पालघाट दर्रा केरल में है, गोवा बोल के गलत हो गया। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ये आपका सही है। यानी कि बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, यहाँ पे प्रश्न अचानक बदल सा लग रहा है अपना। ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ये दोनों, मतलब दूसरा और तीसरा सुमेलित नहीं है, तो आपको दूसरा और तीसरा यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ठीक है, हालांकि इसमें ऑप्शन है ही नहीं पहला और चौथे का, तो पहला और चौथा ऑप्शन होता, जनरली हम पहला चौथा लगा के हट जाते। तो ऐसी गलतियों से अक्सर बचें और प्रश्नों को अच्छे से पढ़ा करें ताकि आप सही आंसर लगा सके। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए सूचियों को सुमेलित करिए।
एक तरफ दर्रा दिया हुआ है, एक तरफ पर्वत श्रेणी दी हुई है। अब देखिए जोजिला, अब दर्रे की बात करें तो एक बुर्जिला और एक जोजिला, ये दो आपके जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं, इन लद्दाख वाले सेक्शन में, बेसिकली लद्दाख में है ये, ठीक है। तो जोजिला जो है वो बेसिकली किसमें पड़ता है, तो वृहद हिमालय की बात करें तो जोजिला दर्रा आपका ग्रेट हिमालय में है, ठीक है। तो वहीं पर बनिहाल दर्रा हो गया, तो ये आपका देखने को मिलेगा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में। क्यों? क्योंकि मिड हिमालय में बारामूला दर्रा और बनिहाल दर्रा आपको देखने को मिलेगा और ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में है। यहाँ पे फोटूला दर्रा जो है वो आपको जास्कर में देखने को मिलेगा और खारदुंगला दर्रा जो है वो आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर डी में, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें आपको दर्रा, न केवल दर्रा रटना है बल्कि ये भी देखना है। दर्रा देखिए, जनरली दर्रा क्या होता है, दो पर्वतों के बीच के आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं, ठीक है। जनरली दर्रा जब आता है ना, तो दो क्षेत्र कौन से वो हैं जो दर्रे से जुड़ते हैं, मतलब पर्वत की उस तरफ के क्षेत्र और पर्वत की इस तरफ के क्षेत्र कौन से हैं जो आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको ये भी पता रहे कि वो किस हिमालय या किस पर्वत वाले सेक्शन में है, वो भी आपको पता रहे तो आपको और अच्छा रहेगा आपका। तो ये दर्रे किसको जोड़ते हैं वो भी प्रश्न होगा, कहां पर है वो भी प्रश्न बनता है, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मेघालय के पठार संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये सब बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सत्य पूछ रहा है क्या सत्य पूछ रहा है, कंफ्यूजन यही होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, ठीक है। मेघालय का पठार, हालांकि मेघालय के पठार का निर्माण हुआ था प्रायद्वीपीय पठार के नॉर्थ ईस्ट वाले सेक्शन के म्यांमार प्लेट से टकराने से, फिर भी मेघालय के पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। दूसरा सेक्शन पूरा मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते। भाई ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, कोयला पाया जाता है, लॉयस पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है, ये सारी चीजें पाई जाती है मेघालय के पठार में। ये कहना कि नहीं पाया जाता ये गलत हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत। तीसरा, मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। यार एक बात बताइए, जहां वर्षा ज्यादा होती है वहां पर अपर्दन भी ज्यादा होगा, और अपर्दन में अगर पर्वतों में अगर मिट्टियां हैं और मिट्टियों में अगर पेड़े हैं तो भाई वर्षा ज्यादा होने से अपर्दन ज्यादा होगा और ये पूरा हिस्सा जो है वो पूरा क्षरित हो जाएगा, बह जाएगा, यहाँ की मिट्टियां बह जाएगी। तो भाई ये बोला कि वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, ठीक है, वनस्पति नहीं के बराबर है। और नग्न चट्टाने मतलब यहाँ पे किसी प्रकार से वनस्पति देखने को नहीं मिल रही है। चेरापूंजी दूसरे नंबर सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, आप जानते हैं। पहले नंबर का मासिन राम, दूसरे नंबर चेरापूंजी, ये दोनों ही सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सी पहाड़ी पर है, तो याद रखिएगा खासी की पहाड़ी पर, ये भी याद रखिएगा। और मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी सी खासी की पहाड़ी पर है, शिलोंग शिखर 1961 मीटर की ऊंचाई है। चलिए, तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब पूछ रहे कौन सा सत्य है, तो भैया पहला और तीसरा सत्य है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में विचार करिए। देखिए मरुस्थल के बारे में पूछ रहा है, भारतीय मरुस्थल यानी कौन सा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, क्योंकि एक ही मरुस्थल है हमारे पास, थार का मरुस्थल, ठीक है, जो एक उष्ण मरुस्थल है, एकमात्र उष्ण मरुस्थल है, ठीक है। बात उष्ण मरुस्थल की, ऐसे हमारे पास एक शुष्क मरुस्थल है लेह लद्दाख का। भारतीय मरुस्थल के संदर्भ नीचे दिए कथनों पर विचार करिए। पहला, भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। या अरावली पहाड़ी के कहां पे, उत्तर पश्चिमी भाग में, अरावली के उत्तर पश्चिम, ठीक है, यहां नहीं, यहां तो दक्षिण पश्चिम नहीं बोलते। और जनरली अगर दक्षिण पश्चिम की बात नहीं करें तो बेसिकली इतना जानिएगा कि अरावली के पश्चिम में, अगर पश्चिम होता तो भी सही होता, और बेसिकली अरावली सीधी होती तो पश्चिम बोलता। अरावली ऐसी है, अरावली थोड़ी सी मुड़ी हुई है, तो अरावली अगर ऐसी है तो अगर थार का मरुस्थल यहां होगा तो वो डेफिनेटली कौन से सेक्शंस में आएगा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आएगा, न कि दक्षिण पश्चिम में। तो ये वाला लाइन क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। कई बार पढ़ने के बावजूद भी चीजें ऐसी हो जाती है कि अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो जवाब गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टानी संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यार अरावली प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, तो अरावली के पश्चिम में बनने वाला थार का मरुस्थल भी तो उसी का ही हिस्सा होगा, ये कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा कहना चाहिए और सही भी है। ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लूनी नदी इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी। बिल्कुल, लूनी नदी को राजस्थान की गंगा के नाम से जानते हैं, क्योंकि लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सत्य है, तो दूसरा और तीसरा सत्य है, तो ऑप्शन में बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अब हमारा अगला प्रश्न भी बहुत आसान है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। यानी ये प्रश्न जो है ऊंची चोटी पर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन यानी कि K2, ठीक। ऊंचाई है 8611 मीटर। सतपुड़ा सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ऊंचाई है 1350 मीटर। नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा 2636 मीटर। अंडमान निकोबार सबसे ऊंची चोटी माउंट सैडल 732 मीटर। क्लियर। इस हिसाब से दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। क्लियर। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। पहला कह रहा है कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय की नदियों की तुलना में नवीन है। सरासर गलत। प्रायद्वीपीय पठार बनी थी वर्तमान से 57 करोड़ वर्ष पहले और इसी समय से नदियां बहना शुरू हो गई थी लगभग। और हिमालय बना है कब? वर्तमान से 3.5 से 2.5 करोड़ के बीच में ग्रेट हिमालय बना और उसके बाद मिड और शिवालिक हिमालय बने। इसका मतलब यह है कि यहाँ की नदियां लगभग 3-1 करोड़ वर्ष पुरानी और यहाँ की नदियां लगभग 50 करोड़ वर्ष पुरानी है। गोदावरी सबसे पुरानी नदी है प्रायद्वीपीय पठार की, कह सकते हैं ऐसा। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र बहुत पुरानी है हिमालय की नदियों की तुलना में। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः विसर्प बनाती है। भैया प्रायद्वीपीय पठार जो है ना वो आर्कियन चट्टानों का बना है और आर्कियन चट्टानों में नदियां ना सीधे बहती है। भैया अगर विसर्प की बात करें तो मैदानों में नदियां विसर्प बनाती है, चट्टानों में नहीं बना सकती, याद रखिएगा। तो हिमालय की नदियां मध्यवर्ती मैदान में विसर्प का निर्माण करती, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां नहीं करती। क्लियर। इसके अलावा ये नदियां प्रौढ़ावस्था में है। बिल्कुल, प्रौढ़ावस्था की नदियां उन नदियों को कहते हैं जो अपर्दन भी करती है और निक्षेपण भी करती है, उन नदियों को हम कहते हैं प्रौढ़ावस्था की नदियां। इसके अलावा युवावस्था की नदियां सिर्फ क्या करती है? अपर्दन करती है, लेकिन क्या नहीं करती? निक्षेपण नहीं करती। इसके अलावा वृद्धावस्था की नदियां जो होती है वो क्या करती है? अपर्दन नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? निक्षेपण करती है। नदियां सामान्य तौर पे जब समुद्र मिल रही होती है तो वो उसकी वृद्धावस्था होती है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है? निक्षेपण। और इसके अलावा प्रौढ़ावस्था होता है दोनों के बीच की अवस्था। ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जो है वो प्रौढ़ावस्था में होती है और हिमालय की नदियां पर्वतों में, हिमालय की नदियां पर्वतों में कौन सी अवस्था में? युवावस्था में। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? अपर्दन करती है, निक्षेपण नहीं करती। क्लियर। चलिए, तो ये आपका सही है। चौथा बोल रहा है प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, क्योंकि जो नदियों का सोर्स होता है ना, वो क्या होता है? एक तो ग्लेशियर होता है और दूसरा वर्षा का जल होता है, दो होता है। हिमालय की नदियों की बात करें तो हिमालय की नदियों का दो सोर्स होता है, एक ग्लेशियर के बर्फ का पिघला हुआ जल और दूसरा वर्षा का जल। और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का सोर्स होता है क्या? सिर्फ और सिर्फ वर्षा। तो प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां वर्षा पर निर्भर करती है, ये बिल्कुल सही है। और पूछ क्या रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सही नहीं है पूछ रहा है, तो पहला और दूसरा सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, केवल 1 और 2। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या बोल रहा है? भारत के पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान में जनसंख्या का बसाव अधिक है। ठीक है, सही है। बोले क्या इसमें क्या सही लग रहा है? आप देखिए यहां पर कि ये हो गया पश्चिमी घाट और ये हो गया पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पश्चिम तट के बीच की दूरी बहुत ही कम है, पूर्वी घाट और पूर्वी तट के बीच की दूरी क्या है? ज्यादा। तो ये तो बात तय है कि जहां पर ज्यादा एरिया होगा मैदान का, वहां पे बसेंगे भी लोग ज्यादा, तो वहां पे बसाहट क्या होगी? जनसंख्या क्या होगी? ज्यादा। तो जनसंख्या ज्यादा है। इसके अलावा पूर्वी क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी की वजह से यहाँ पे मुख्य रूप से धान की फसल होती है, तो जहां पर धान की फसल होती है वहां पर पॉपुलेशन क्या रहेगी? ज्यादा, क्योंकि मैक्सिमम लोग धान बोना चाहेंगे। ठीक है, ऐसा अगर ले लिया जाए तो भी ठीक है। फिलहाल पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार ज्यादा है इसलिए जनसंख्या ज्यादा है, पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार कम है, जनसंख्या कम है। इसके अलावा पश्चिम तटीय मैदान में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जगह डेवलप्ड भी उतनी अच्छी से नहीं है और कृषि भी वहां पे उतनी बेहतर नहीं होती है।
धान और गेहूं की बात करें तो पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार अधिक है और कृषि की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है। ठीक है, बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार अधिक है और कृषि की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है। ठीक है, चलिए तो ये स्टेटमेंट सही है। तो क्या पूछ रहा है, कूट मतलब सही पूछ रहा है, कौन सा सही है स्टेटमेंट में, तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, पहला और दूसरा दोनों। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, नीतिला दर्रा, उत्तराखंड में नीतिला दर्रा स्थित है। नीतिला, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये सब उत्तराखंड के दर्रे हैं। इसके अलावा सैनकोट्टा दर्रा, सैनकोट्टा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये बेसिकली तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु और केरल के बीच वाले क्या बोलना चाहिए, इलायची की पहाड़ी और नागरकोइल की पहाड़ी के बीच का दर्रा है, जो केरल तमिलनाडु को क्या करता है, जोड़ता है। केरल के कोच्चि को तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ता है। ठीक है, तो सैनकोट्टा दर्रा ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये तमिलनाडु और केरल के बीच के पहाड़ियों में है। ठीक है, तमिलनाडु जनरली तमिलनाडु में मेंशन रहता है, ये तमिलनाडु में है। बोमडीला दर्रा की बात करें तो बोमडीला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है और इस दर्रे से मैकमोहन रेखा, जो इंडिया चाइना सीमा रेखा है, वो गुजरती है। तो ये पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में बताइए पहला तीसरा सही, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, पहला और तीसरा। अब बात करें अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कुमायूं हिमालय के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, इसका कुमायूं हिमालय, देखिए अब पंजाब हिमालय के बाद अगला कुमायूं हिमालय के बारे में पूछ रहे हैं। इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां पंजाब हिमालय सिंधु से लेकर सतलज नदी तक था, दूसरा कुमायूं हिमालय सतलज से लेकर काली नदी तक होगा, और नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, और असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक रहता है। पहला गलत। दूसरा, यहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसी अनेक महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं, ये भी सही है। तीसरा, मीलम और गंगोत्री हिमनद इसी में ही है, मीलम, ठीक है, जहां से शारदा नदी निकलती है, ठीक है, घाघरा की सहायक नदी, और गंगोत्री जहां से भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, ये भी कुमायूं हिमालय में है। क्यों? क्योंकि ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में जो कुछ है वो कुमायूं हिमालय का, ये भी याद रख लीजिए। उत्तराखंड में जो कुछ है, केदारनाथ बद्रीनाथ उत्तराखंड में, इसलिए कुमायूं हिमालय। ये दोनों ग्लेशियर उत्तराखंड में, इसलिए कुमायूं हिमालय। दून घाटियां उत्तराखंड में बनती है, इसलिए कुमायूं हिमालय में आती है। तो दून घाटी जो है शिवालिक तथा मध्य हिमालय के मध्य स्थित है। क्लियर? तो ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय की नदियां जब शिवालिक हिमालय और मिड हिमालय, मतलब जब ग्रेट हिमालय की नदियां, मिड हिमालय की नदियां अपने अवसादों को शिवालिक हिमालय घाटी प्रदेश में क्या करती है, निक्षेपित करती है। तो लगातार अवसादों के निक्षेप होने से वो घाटी जो है वो एक उथली घाटी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि ग्रेट हिमालय की नदी और मिड हिमालय की नदी कहाँ के जमेगी, शिवालिक हिमालय में जमेगी। तो जनरली आप देखेंगे कि मिड हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के घाटी वाले क्षेत्र में उथली घाटियां ज्यादा देखने को मिलती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, दून। तो जनरली दो पर्वतों के बीच की उथली घाटी को, चाहे वो शिवालिक हिमालय और मिड हिमालय हो या फिर शिवालिक हिमालय में हो, क्या देखने को मिलती है, उथली घाटियां देखने को मिलती है, जिसे दून कहते हैं, दून घाटी कहते हैं। घाटी में बनती है, इसे दून घाटियां कहते हैं। तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो पहला गलत है, बाकी तीनों सही है। क्या पूछ रहा है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो दूसरा, तीसरा, चौथा आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी, अब देखिए शिवालिक श्रेणी के बारे में पूछ रहा है कि संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला, यह हिमालय की नवीनतम श्रेणी है। ठीक है, पूरा हिमालय ही नवीनतम पर्वत श्रृंखला, चाहे ग्रेट हो, मिड हो या शिवालिक हो। उसमें भी ग्रेट सबसे पहले बनी, फिर मिड बनी, और सबसे नवीनतम में शिवालिक हिमालय बनी, जो रूपांतरित और अवसादी चट्टानों से निर्मित है। अवसादी चट्टान तो कह सकते हैं, लेकिन रूपांतरित यानी कायांतरित चट्टान नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत नवीन है। नवीनतम चट्टानों का कायांतरण नहीं होता, कायांतरण तो पुरानी चट्टानों का होता है। ठीक है, रूपांतरण या कायांतरण पुरानी चट्टानों का होता है। तो ये आपको गलत हो जाएगा। अपनी बाह्यतर अवस्थिति के कारण यह सामान्यतः भूकंप एवं भूस्खलन जैसी घटनाओं से रहित है। यार आपको बता दूं, बाहर है जरूर, ग्रेट मिड शिवालिक में सबसे बाहर है जरूर, लेकिन हिमालय वाला पूरा क्षेत्र, चाहे वो ग्रेट हो, मिड हो या शिवालिक हो, विवर्तनिकी क्षेत्र में आता है। और विवर्तनिकी क्षेत्र में आता है, यानी टेक्टोनिक एरियाज में आता है, और विवर्तनिकी क्षेत्र में आएगा, और भूकंप और भूस्खलन जैसी चीजें नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भूकंप भी आएगी और भूस्खलन भी होगा। तो ये सही है। तीसरा कह रहे हैं कि इसके पूर्वी भाग में उष्णाद्र पतझड़ वन पाए जाते हैं।
शिवालिक हिमालय के पूर्वी भाग में, क्योंकि जनरली आप देखोगे कि पश्चिमी भाग में वर्षा बहुत कम होती है और पूर्वी भाग में वर्षा ज्यादा होती है। तो चूंकि हमारा भारत उष्ण कटिबंध में है, इसलिए उष्ण कटिबंध तो आएगा ही, वर्षा ज्यादा हो रही है इसलिए आर्द्र, और चूंकि यहाँ की वनस्पति क्या देखने को मिलेगी, पतझड़ वनस्पति देखने को मिलेगी, इसलिए उष्ण आर्द्र पतझड़ वनस्पति पाई जाएगी। तो ये भी आपका सही है, यानी कि कितने सही हो गए, 2 सही हो गए। अब पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है, दूसरा और सही, दूसरा और तीसरा, ये आपका सही जवाब होगा। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है, थार के मरुस्थल, ये थार नहीं लिखा है, गलत से, थार मरुस्थल में उच्च तापांतर के क्या कारण। उच्च तापांतर मतलब गर्मी के, देखिए तापांतर 2 प्रकार के होंगे, एक आपका वार्षिक तापांतर और एक आपका दैनिक तापांतर। वार्षिक तापांतर में गर्मी का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाएगा और ठंडी का मिनिमम टेम्परेचर कितना जाएगा के बीच का डिफरेंसेस, और दैनिक में दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाएगा और रात का मिनिमम टेम्परेचर कितना जाएगा, उनके बीच का डिफरेंसेस। ठीक है, ये तापांतर उच्च होने के क्या कारण है। देखिए वनस्पति का अभाव, बिल्कुल, पेड़ पौधे है ही नहीं, क्योंकि वहां पर क्या नहीं होती, वर्षा नहीं होती। दूसरा, बादलों की अनुपस्थिति, बादल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बादल बनते ही नहीं है। आने की बात नहीं बोल रहा हूं, बादल बनते ही नहीं, क्योंकि बादल का बनना जल के वाष्पीकरण से होता है, और जब जल ही नहीं तो वाष्पीकरण कहां से आएगा। मृदा की प्रकृति, यहाँ पे मृदा जो है वो रेतीली है, और रेतीली मृदा में क्या बोलते हैं, जो रेतीली मृदा होती है, रेत जो होती है वो ज्यादा गर्म होती है और जल्दी, क्या बोलना चाहिए, जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। रेत की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और वैसे भी आप जानते हैं जो जगह ज्यादा गर्म होती है वो जगह ज्यादा ठंडी भी होती है, और रेत उनमें से कि ज्यादा गर्म रेत होगी तो ज्यादा ठंडी भी होती है। थार का मरुस्थल में अगर दिन के टाइम पे ज्यादा गर्मी है तो रात के टाइम पे ज्यादा ठंडी भी होती है। गर्मी, बहुत गर्मी पड़ती है तो ठंडी के मौसम में यहाँ पे ठंडा भी खूब पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। और महाद्वीपीय जलवायु की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर अरावली ने क्या कर दिया, पूरा बारिश ना करवा के पूरा खेल खराब कर दिया। दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा, बे ऑफ बंगाल शाखा, जब अरावली से टकराएगी तो पश्चिमी राजस्थान बारिश नहीं होगी, और इसी वर्षा के अभाव में यह क्षेत्र किसमें परिवर्तित हो जाता है, मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अरावली सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। महाद्वीपीय जलवायु की बात करें तो अरावली ने दक्षिण पश्चिम मानसून की बे ऑफ बंगाल शाखा को रोककर पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं करवाता, जिसकी वजह से यह क्षेत्र एक मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है। तो सारे कारण जो है वो इसके हाई टेम्परेचर डिफरेंसेस को दर्शाते हैं, और पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो भैया चारों के चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सबसे आखिरी प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर अवस्थित है। ठीक है, सही है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने से ही तो बनेगा नीलगिरी की पहाड़ी। और दूसरा क्या कह रहा है, दोदा बेटा नीलगिरी की चोटी के साथ साथ दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो भैया दोदा बेटा जिसकी ऊंचाई 2636 मीटर है, नीलगिरी की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी तो है, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट के दक्षिणी सह्याद्री में, और दक्षिण सह्याद्री में भी कौन सी, अन्ना मलाई की पहाड़ी में, जिसका नाम है अनाई मुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, जो न केवल दक्षिण भारत की बल्कि पूरे प्राय द्वीपीय पठार की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो भैया ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो सिर्फ पहला वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपका पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।